दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मराठा स्टार्ट करेंगे। वैसे मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आधा भाग मराठा का मुग़ल पीरियड में है और आधा भाग आप जानते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में। तो मैं एक साथ आपको पढ़ा दे रहा हूँ, जितनी महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी चर्चा कर लूँगा और कोशिश यही रहेगी कि क्वेश्चन सारे मिलें आपको, ठीक है। वैसे तो बहुत लंबा है, स्वतंत्र पुस्तकें मराठा पर लिखी गई हैं। अंग्रेज इतिहासकार हैं ग्रांट डफ, उन्होंने मराठा इतिहास पर लिखा। जी.एस. सरदेसाई ने लिखा, एम.जे. रनाडे ने लिखा। बखर के नाम से शिवाजी की जीवनी प्रसिद्ध है, वहाँ से भी बहुत हेल्प मिलती है हमको। तो आप सभी जानते हैं कि मराठा राज्य के संस्थापक, स्वतंत्र मराठा राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज माने जाते हैं और उन्होंने विषम परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए ये उपलब्धि हासिल की थी। और शिवाजी के बाद 3 अप्रैल 1680 को शिवाजी की मृत्यु हो जाती है। फिर उनके ज्येष्ठ पुत्र संभाजी 1680 से 89 तक रायगढ़ को ही राजधानी बनाकर शासन करते हैं। कुल मिलाकर शिवाजी का कोई उत्तराधिकारी योग्य नहीं था। और आप जानते हैं मुग़ल सेना संभाजी को कैद कर लेती रायगढ़ पर कब्जा करने के बाद, चर्चा करेंगे। तो फिर संभाजी और साथ में रायगढ़ पर कब्जा करने के साथ साथ साहू को बंदी बना लेती है। तब ऐसी स्थिति में संभाजी के सौतेले भाई, जो वैध वारिस नहीं थे गद्दी के, और इसे माना उन्होंने। 1689 से 1700 तक मराठों का नेतृत्व किया। फिर संभाजी के सौतेले भाई राजा राम ने 1689 से 1700 तक, फिर राजा राम की मृत्यु के बाद राजा राम की विधवा ताराबाई ने 1700 से 1707 तक। अब संभाजी के पुत्र साहू मुग़ल कैद में थे, 17.5 साल मुग़ल कैद में रहते हैं और उन्हें मुग़ल कैद से मुक्त कर दिया जाता है 1707 में। ताराबाई से पैतृक अधिकार मांगते हैं, ताराबाई मना करती हैं। बालाजी विश्वनाथ के नेतृत्व में मराठों के एक गुट का समर्थन मिल जाता है और साहू, उस समय मराठों की राजधानी थी सतारा। राजा राम ने ही सतारा को राजधानी बना दिया था, सतारा को केंद्र बनाकर, है ना। फिर अपना छत्रपति की उपाधि धारण करते हैं, सतारा को केंद्र बनाकर साहू मराठा राज्य का शासन संचालन प्रारंभ करते हैं और अपना पेशवा नियुक्त करते हैं बालाजी विश्वनाथ को। और बालाजी विश्वनाथ को राज्य के सारे अधिकार दे देते हैं, यानी अष्टप्रधान विघटित हो जाता है। और फिर पेशवाओं के नेतृत्व में, बताने का मतलब देखिए, पेशवाओं के नेतृत्व में बालाजी विश्वनाथ के समय से मराठों का दोबारा उत्थान होगा, है ना। पहला शिवाजी के समय, दोबारा पेशवाओं, तो वो हम अलग पढ़ेंगे। तो कई भाग इसके हो जाएंगे, बिगिनिंग में ही मैं बता दे रहा हूँ। और आप देखेंगे कि सबसे पहले हम छत्रपति शिवाजी की उपलब्धियाँ जानेंगे। इसको जानने के भी पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं। मैं सिविल मेंस में जब पढ़ाता रहा तो उन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। और ये क्लास तो आपका, ये समझिए कि इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा है, लेकिन मेंस पढ़ाने के कारण जो भी आपको मैं दूंगा वो कॉन्सेप्चुअल जाएगा, ठीक है। तो अच्छा, लंबा क्लास मुझे लेने की आदत रही है, तो ये मेरे लिए बिल्कुल नया सिस्टम है। फिर भी आप ध्यान लगाकर लेक्चर सुना करिए, भरपूर आपको फ़ायदा होगा, है ना। कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। तो देखते हैं, मराठों के उत्कर्ष पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं हम। आप जानते हैं आज का जो महाराष्ट्र है वो मराठा शब्द से बना महाराष्ट्र।
मराठों को जो मूल निवास स्थान है वो महाराष्ट्र का पश्चिमी जंगली प्रदेश है, जिसमें सह्याद्री पर्वतमाला से कारवाड़ क्षेत्र तक का भाग शामिल है, और उस समय इसे मावल प्रदेश के नाम से जाना जाता था, है ना। यहीं पर जड़ें मराठों ने अपनी सबसे पहले जमाई, इन जंगलों को साफ किया, मेहनत की, है ना, और धीरे धीरे शिवाजी का नेतृत्व मिला तो आगे बढ़े, संघर्ष किया, अपना स्वतंत्र राज्य कायम करने में सफल रहे। मराठों के उत्कर्ष को इतिहासकारों ने अपने अलग अलग ढंग से व्याख्यायित किया है। जैसे मैंने अभी बताया था, मराठा इतिहास के अंग्रेज लेखक हैं ग्रांट डफ, वो सीधे लिखते हैं, ग्रांट डफ, वो सीधे लिखते हैं कि सह्याद्री के जंगलों में विद्रोही गतिविधियों का परिणाम था मराठों का उत्कर्ष, है ना। सह्याद्री के जंगलों में विद्रोही गतिविधियों का परिणाम था मराठों का उत्कर्ष। किसका कहना? ग्रांट डफ का। फिर इसी तरीके से जीएस सरदेसाई और जदुनाथ सरकार, जीएस सरदेसाई और जदुनाथ सरकार, इनका क्या कहना है कि औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ प्रतिक्रिया मराठों का उत्कर्ष है। क्या? औरंगजेब की सांप्रदायिक नीतियों के खिलाफ, है ना, प्रतिक्रिया के रूप में मराठों का उत्कर्ष होता है, यानी धार्मिक कारण बताते हैं। जबकि एमजी रानाडे सीधे लिखते हैं विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रीय संघर्ष की परिणत थी। तो ये कुछ विचार हैं। वास्तव में सतीश चंद्रा सहित जितने भी आधुनिक इतिहासकार हैं, सभी का मानना है कि मराठों की उत्कर्ष में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, है ना, भौगोलिक सभी कारक मौजूद थे उत्कर्ष के लिए। और जो महाराष्ट्र का पहाड़ी पठारी इलाका है, पर्वतीय इलाका है, वहाँ आजीविका के साधन क्या थे? कठिन थे, है ना। ऐसी भौगोलिक स्थिति है। मित्रों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, जैसे 4 कारण दे दिए जाएं, आपसे पूछ लिया जाए कि मराठों के उत्कर्ष का सबसे प्रमुख कारण क्या है। एक दे दिया जाए महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति, है ना, और दे दिया जाए शिवाजी का नेतृत्व, फिर दे दिया जाए सामाजिक समानता, फिर दे दिया जाए महाराष्ट्र धर्म। तो हमेशा याद रखिए, जो भौगोलिक कारक होते हैं वही अन्य सारे कारकों को जन्म देते हैं, ठीक है। अगर उर्वर भूभाग है, पहाड़ी पठारी नहीं है, तो प्रोडक्शन अधिक होगा, वैसे ही कल्चर होगा, वैसे वहाँ के रहने वाले लोग होंगे। लेकिन जो दक्षिण का ये भूभाग है, ये पर्वतीय प्रदेश है, और पर्वतीय प्रदेशों में आजीविका के साधन बहुत कठिन होते हैं। इसके लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, और यही संघर्ष मराठों को स्वाभिमानी और राष्ट्रभक्त बनाता है। कहा जाता है कि अनुर्वर और अनुपजाऊ प्रदेश सदैव वीर योद्धाओं की जननी रहे हैं, चाहे उत्तर भारत में राजपूत ले लीजिए, ठीक है। फिर ये भी आप जानते हैं कि सामरिक सैनिक दृष्टि से देखें तो यहाँ ऐसे भौगोलिक स्थिति है ना, पहाड़ी इलाका है कि स्थानीय लोगों द्वारा किले बनाना आसान है, उनकी सुरक्षा करना आसान है। कोई बाहरी शक्ति आए उनको जीत ले, ये आसान नहीं है ना। और इसका लाभ खूब मराठों को मिला। और इस दुर्गम पहाड़ी प्रदेश में गुरिल्ला युद्ध पद्धति या छापामार युद्ध पद्धति का कारगर प्रयोग किया जा सकता है, और मराठों ने इस गुरिल्ला युद्ध पद्धति का जमकर प्रयोग किया अपने विरोधियों के खिलाफ संघर्ष में। आप जानते हैं कि दक्षिण के अहमदनगर राज्य के योग्य वजीर थे मलिक अंबर। मलिक अंबर ने ही सबसे पहले मराठों को गुरिल्ला युद्ध पद्धति में प्रशिक्षित किया था। मेडुअल पढ़ेंगे फिर देखेंगे इसको, ठीक है। दूसरी चीज, इस दक्षिण के इस प्रदेश में महाराष्ट्र जो उस समय का था, पर्वतीय प्रदेश में संपन्न आर्थिक वर्ग का अभाव था, यानी अमीर और गरीब के बीच बहुत चौड़ी खाई नहीं थी, यानी सामाजिक समानता थी।
और इस सामाजिक समानता को मजबूत करने में महाराष्ट्र के संतों एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, रामदास आदि की भूमिका बड़ी ही महत्वपूर्ण रही। इन सभी महाराष्ट्र के संतों ने एक ही भाषा मराठी में उपदेश देकर भाषिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया लोगों को। ठीक है। और महाराष्ट्र धर्म में एक तरह से जबरदस्त परिवर्तन कह लीजिए, क्रांति तब आ गई जब संत रामदास ने धारकरी संप्रदाय की स्थापना की, जिसकी मूल थीम क्या है? कोई भी व्यक्ति स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हुए आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ देश और समाज की उन्नति कर सकता है। गुरु रामदास का प्रभाव शिवाजी पर बहुत ज़्यादा था और इन्हीं सब अनुकूल स्थितियों का लाभ मराठों ने उठाया और शिवाजी का उन्हें मजबूत नेतृत्व मिला। अंततः शिवाजी के नेतृत्व में मराठे अपना स्वतंत्र राज्य कायम करने में सफल रहे। स्वतंत्र मराठा राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को जुन्नर के निकट शिवनेर के पहाड़ी किले में हुआ था। जुन्नर के निकट शिवनेर के पहाड़ी किले में, है ना। कुछ पुस्तकों में आप पढ़ेंगे यहीं शिवनेरी देवी का मंदिर था, है ना। और इनके जो माता पिता थे वो पूजा करते थे, इसीलिए इनका नाम उन्हीं देवी के नाम पर शिवा रख दिया गया। लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि इनके पेरेंट्स शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए अपनी संतान का नाम शिवा रखा, है ना। और जी तो सम्मान सूचक है, तो शिवाजी के नाम से ये जाने गए। पिता इनके साजी भोसले सिसोदिया वंश से संबंधित और माता जीजाबाई देवगिरी के, है ना, यादव वंश से संबंधित थी। देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी। इस समय देवगिरी राज्य अहमदनगर के अधीन था। हुआ ये था कि शिवाजी के पितामह यानी पिता शाहजी भोसले के पिता, उनका नाम था मालोजी। मालोजी ने सिंदखेड़, अहमदनगर के अधीन है, सिंदखेड़ के जागीरदार लखूजी यादव की जागीर में सेवा ग्रहण की थी। उसी दौरान लखूजी यादव कौन थे? लखूजी यादव देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थे और अहमदनगर के अधीन एक जागीरदार थे। कहाँ के जागीरदार? सिंदखेड़ के। उन्हीं की सेवा में आए शिवाजी के पितामह मालोजी, और मालोजी ने अपने पुत्र शाहजी भोसले का विवाह उन्हीं लखूजी यादव की पुत्री जीजाबाई के साथ कर दिया था। ठीक है। इस प्रकार जीजाबाई देवगिरी के यादव वंश से संबंधित थी और शिवाजी के संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव ने ही शिवाजी को सैनिक शिक्षा, घुड़सवारी आदि की शिक्षा प्रशिक्षण दिया था। किसने? संरक्षक दादाजी कोंडदेव ने। ये शिवाजी के संरक्षक थे। ठीक है। शिवाजी की माता जीजाबाई के गुरु कौन थे? रामदास, जिनका सानिध्य महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, है ना, जिनका सानिध्य भी शिवाजी को प्राप्त हुआ था, जिनकी निकटता भी शिवाजी को प्राप्त हुई थी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कि शिवाजी के पिता जो शाहजी भोसले थे, शाहजी भोसले ने अपना राजनीतिक जीवन अहमदनगर के प्रधानमंत्री मलिक अंबर के अधीन सेवा ग्रहण करके शुरू किया था। अहमदनगर के योग्य प्रधानमंत्री मलिक अंबर के अधीन सेवा ग्रहण करके शाहजी भोसले ने अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। और ये भी जान लीजिए, ये सब इन्फॉर्मेशंस हैं कि आजम खां के जरिए शिवाजी के पिता शाहजी भोसले को मुगल सेवा में जाने का अवसर भी मिला था।
शाहजी भोसले मुग़ल सेवा में भी रहे थे, लेकिन शाहजहाँ के मुग़ल सम्राट शाहजहाँ के कार्यकाल में जब मुग़लों ने 1633 में अहमदनगर पर अधिकार कर लिया तो इसी के बाद कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं कि जिन पर शाहजहाँ से और शाहजी भोसले का मतभेद होता है अहमदनगर विजय के बाद। और यही रीज़न है कि मुर्तज़ा तृतीय नामक एक छोटे से बालक को अहमदनगर का शासक घोषित कर शाहजी भोसले मुग़लों के खिलाफ बगावत भी करते हैं, लेकिन मुग़ल सेना मुर्तज़ा तृतीय नामक बालक को गिरफ्तार कर लेती है और पूर्ण आधिपत्य अहमदनगर पर कर लेती है। तो अहमदनगर की सेवा छोड़कर शाहजी भोसले चले आते हैं बीजापुर की सेवा में। ठीक है, शाहजी भोसले ने अपनी पत्नी जीजाबाई को त्याग कर तुकोबाई मोहिते नामक एक मराठा ब्राह्मण कन्या से विवाह कर लिया था। जीजाबाई को त्याग कर शाहजी भोसले ने तुकोबाई मोहिते से विवाह कर लिया था। इस प्रकार शिवाजी का जो पालन पोषण है वो पूरी तरह उनकी माता जीजाबाई ने किया, है ना। शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई को बहुत मानते थे, है ना। और पहले ही बता चुका हूँ, सैनिक शिक्षा संरक्षक दादाजी कोड़देव ने दी। जीजाबाई के गुरु रामदास महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत, है ना, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। पहली महत्वपूर्ण पुस्तक है दास बोध, सिविल में पूछा गया, दास बोध। और दूसरी पुस्तक है आनंद वन भुवन। ये दो प्रसिद्ध रामदास की पुस्तकें हैं। और गुरु रामदास से जीजाबाई मिलती रहती थी, है ना। शिवाजी भी साथ जाया करते थे और रामदास से शिवाजी बहुत प्रभावित हुए। गुरु रामदास ने ही शिवाजी के मस्तिष्क में, है ना, स्वतंत्र मराठा राज्य की प्रेरणा भरी थी, है ना। और रामदास से प्रभावित होकर ही उन्होंने स्वतंत्र मराठा राज्य यानी स्वराज्य की स्थापना अपना लक्ष्य बना लिया था। और शिवाजी का जो विवाह हुआ था, पहला विवाह, शिवाजी की 3 पत्नियों का उल्लेख मुख्य रूप से मिलता है। एक साईबाई निमालकर, सूर्याबाई और पुतलीबाई जो सती हो गई थी। साईबाई निमालकर के साथ 1641 में हुआ था, कहीं कहीं 1642 मिलता है, लेकिन सही 1641 है। तो शिवाजी का जो विवाह है 1641 में साईबाई निमालकर के साथ हुआ था। इसी वर्ष उनके पिता शाहजी भोसले ने शिवाजी को पूना की जागीर दी थी। ठीक है, शिवाजी स्थानीय मावली लोगों के साथ भ्रमण करते रहते थे। मावल प्रदेश किसे कहते थे? जो मराठों का मूल प्रदेश है। विस्तार तो बहुत आगे तक किया, दक्षिण पूर्व तक किया, दक्षिण पश्चिम में अपना मूल केंद्र बनाया। मैंने बताया ये त्रिभुजाकार क्षेत्र है पश्चिमी महाराष्ट्र का, जिसमें सह्याद्री से कारवाड़ तक का क्षेत्र शामिल है। और इसी क्षेत्र को मावल प्रदेश के नाम से जाना जाता था और यहाँ के निवासी मावली कहलाते थे। और मावली लोगों में 2 जातियाँ थी, एक मराठा और दूसरी कोली। मावल प्रदेश के निवासी मावली लोगों में 2 जातियां थे प्रमुख, मराठा और कोली। तो इन्हीं मावली लोगों के साथ शिवाजी टहलते रहते थे। स्थानीय दुर्गों की उनको अच्छी जानकारी हो गई थी। ठीक है, और इन्हीं मावली लोगों की एक छोटी सी सेना गठित करके शिवाजी ने 1646 में तोरण विजय से अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। यानी पहली विजय कौन मानी जाती है? तोरण विजय, है ना। LP शर्मा की पुस्तक पढ़ते होंगे, बहुत उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है।
ठीक है, पढ़ना ही है तो A.L. श्रीवास्तव पढ़िए मेडुअल में, है ना। तो उसमें मराठा शिवाजी की उपलब्धियां पूरी तरह दी गई हैं। 1646 में तोरण विजय, ये पहली विजय है शिवाजी की, इसी से अपना राजनीतिक सफ़र शिवाजी ने शुरू किया। लेकिन शिवाजी के जो संरक्षक थे दादाजी कोंडदेव, वो शिवाजी की राजनीतिक गतिविधियों को पसंद नहीं करते थे। इसका रीज़न था, आप जानते हैं, घिरे हुए था, जो छोटा सा जो मावल प्रदेश है दक्षिण के मुस्लिम राज्यों से घिरा हुआ था, बीजापुर, गोलकुंडा, है ना, अहमदनगर। आप देखें कि आगे चल कर के इन्हीं राज्यों की सेना में मराठे शामिल हो जाएंगे, प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, फिर इन्हीं को आंख दिखाएंगे और इन्हीं से लोहा लेंगे। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े राज्य थे। अभी चाहते थे दादाजी कोंडदेव कि शिवाजी थोड़ा सा बड़े हो जाएं और प्रशिक्षण की उन्हें आवश्यकता, एज ही क्या हुई थी, 27 में जन्मे थे और 46 में ही उन्होंने राजनीतिक सफ़र शुरू किया। तो राजनीतिक गतिविधियों को दादाजी कोंडदेव पसंद नहीं करते थे। 1647 में दादाजी कोंडदेव की मृत्यु हो गई तो शिवाजी पर किसी का अंकुश नहीं रहा। इसके बाद दादाजी कोंडदेव की मृत्यु के बाद 1647 में ही शिवाजी ने कोंडाना का किला जीता, फिर चाकन का किला जीता। अब देखिए अलग अलग नहीं है कोंडाना सिंहगढ़। 1670 में आगे चलकर कोंडाने का नाम बदल कर क्या रख दिया गया, सिंहगढ़। ठीक है, इसके बाद शिवाजी ने 1648 में पुरंदर का किला जीता। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजनीतिक से शिवाजी की पहली महत्वपूर्ण विजय कौन है, तो आप बताएंगे कौन सी, जावली विजय, है ना। आप जानते हैं शिवाजी का प्रभाव क्षेत्र है छोटा सा बीजापुर, और आप देखें एक छोटा सा राज्य है जावली, जो बीजापुर की सीमा में पड़ता है। शिवाजी और बीजापुर के, शिवाजी के प्रभाव क्षेत्र और बीजापुर के प्रभाव क्षेत्र के बीच, और ये सारे किले यहाँ छोटे बड़े हैं। तो जावली का राजा था चंद्रराव मोरे। चंद्रराव मोरे वो शिवाजी के विरुद्ध बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से मिला हुआ था। क्यों मिला हुआ था, क्योंकि बीजापुर द्वारा खूब हेल्प की जाती थी। और बीजापुर का सुल्तान क्यों मिलाया हुआ था, ताकि जावली की ओर ना बढ़ें शिवाजी, जावली की ओर बढ़ेंगे। यदि जावली जीत लेते हैं तो बीजापुर को खतरा, है ना। आप अच्छे से जानते हैं कि भारत और चीन के बीच नेपाल है, दोनों के हित, भारत के हित भी नेपाल में है, चीन के हित भी नेपाल में है। भारत की भी समर्थक पार्टी नेपाली कांग्रेस है, उसको भारत सपोर्ट करता है, तो माओवादियों को चाइना सपोर्ट, दोनों के हित है। यदि चीन नेपाल को जीत ले तो भारत के लिए खतरा, भारत नेपाल को जीत ले तो चीन के लिए खतरा। वैसे ही जावली छोटा सा राज्य था, दोनों के प्रभाव क्षेत्र, है ना। और बीजापुर के सुल्तान द्वारा खूब सहायता दी जाती थी जावली को शिवाजी के विरुद्ध। लेकिन इस बात को शिवाजी अच्छे से समझते थे। शिवाजी ने 1656 में जावली पर आक्रमण कर दिया अचानक, और जावली का राजा चंद्रराव मोरे मारा गया, और जावली के किले पर शिवाजी का अधिकार हो गया, है ना। इसके तुरंत बाद सूपा का किला जीता, एक छोटा सा जावली के निकट था। कौन, सूपा। ठीक है, अब इससे ये शिवाजी का प्रभाव क्षेत्र बीजापुर के निकट आ गया। बीजापुर के सुल्तान को बड़ी चिंता हुई, लेकिन शिवाजी के विरुद्ध कोई कदम उठा पाता बीजापुर राज्य, उसके पहले ही मुगल सेना ने बीजापुर पर कब, 1657 में आक्रमण कर दिया। यहां पर मैंने लिखा है कि 1657 में शिवाजी का मुगल सेना से पहला सामना हुआ। कैसे, मैंने क्या कहा, 1657 में मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया। अब देखिए शिवाजी और बीजापुर के बीच दुश्मनी है, इसके बावजूद बिना सहायता मांगे, बीजापुर ने शिवाजी से सहायता नहीं मांगी, लेकिन जब मुगल सेना ने 1657 में बीजापुर पर आक्रमण किया तो शिवाजी ने बीजापुर का पक्ष लेकर मुगल सेना के खिलाफ हमले शुरू कर दिए थे। लेकिन जब 1657 में ही बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली तो शिवाजी ने भी हमले बंद कर लिए, लेकिन अपना प्रोग्राम नहीं बंद किया।
बीजापुर ने मुगलों से संधि कर ली, तो शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ हमले बंद कर लिए और 1657 में इसके बाद कोंकण जीता। अगर आपसे पूछा जाए, जैसे राजनीतिक दृष्टि से पहली महत्वपूर्ण विजय जावली विजय, आपसे पूछा जाए नौसैनिक महत्व की दृष्टि से पहली विजय कौन है, तटीय कोंकण विजय। इसी कोंकण क्षेत्र में थाना और कुलाबा जिले आते थे। देखिएगा शिवाजी का नौसैनिक अड्डा कहाँ पर था, कुलाबा में, है ना। तो उसका पृष्ठाधार यहीं तैयार कर लिया कोंकण विजय से। तो नौसैनिक महत्व की दृष्टि से पहली विजय। इसके बाद जब मुगलों से निपटा बीजापुर का आदिल शाही सुल्तान, तो शिवाजी की ओर ध्यान दिया और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने प्रधानमंत्री अफजल खां उर्फ अब्दुल्ला भटारी, ये क्वेश्चन पूछा गया अफजल खां का मूल नाम क्या था, अब्दुल्ला भटारी, ये बीजापुर का प्रधानमंत्री था। तो बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने अपने प्रधानमंत्री अफजल खां उर्फ अब्दुल्ला भटारी को शिवाजी के विरुद्ध भेजा और आदेश दिया कि या तो उसे गिरफ्तार करो या उसकी हत्या कर दो, गिरफ्तार कर मेरे सामने पेश करो। लेकिन शिवाजी ने, बड़ी कहानी की तरह बताया गया है, पुस्तकों में पढ़ेंगे आपने, लेकिन परीक्षा के दृष्टि से इतना आपका जानना पर्याप्त है कि बड़ी चालाकी के साथ शिवाजी ने 1659 में ही बीजापुर के भीमकाय शरीर वाले प्रधानमंत्री अफजल खां उर्फ अब्दुल्ला भटारी की हत्या कर दी और साथ आई बीजापुर की सेनाओं को भी पराजित कर दिया। ठीक है, तो टेंशन में कौन आ गया, टेंशन में आ गया औरंगजेब। कहा मैं तो इसे पहाड़ी चूहा समझता था। आपसे सवाल किया जाए कि छत्रपति शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था, नाटे थे शिवाजी, औरंगजेब ने कहा था। लेकिन जब शिवाजी ने बीजापुर की सेनाओं को हरा दिया, योग्य प्रधानमंत्री अफजल खां, जिसके नेतृत्व में बीजापुर की सेनाओं से मुगल सेना लोहा ले रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी, उसकी हत्या कर दी शिवाजी ने और बीजापुर की सेनाओं को हरा दिया, तो कान खड़े हो गए औरंगजेब के। अब औरंगजेब के लिए शिवाजी को नज़रअंदाज करना संभव नहीं था, इसलिए शुरू हो गया अब फिर क्या, मुगल मराठा संघर्ष। यानी औरंगजेब और शिवाजी के बीच अब क्या होगा, शुरू होगा संघर्ष। उत्तराधिकार युद्ध में विजयी होकर औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठ चुका था, बादशाह बन चुका था। उसने तुरंत शिवाजी की ओर ध्यान दिया और मुअज्जम के स्थान पर औरंगजेब ने रिश्ते में अपने मामा योग्य मुगल सरदार शाइस्ता खां को, है ना, दक्षिण भेजा। किसके विरुद्ध, शिवाजी के विरुद्ध, है ना। और शाइस्ता खां को जनवरी 1660 में अपॉइंट किया। शाइस्ता खां दक्षिण आया और बीजापुर के सहयोग से शाइस्ता खां ने शिवाजी के लगभग सभी महत्वपूर्ण किलों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अप्रैल 1663 की रात्रि में जब शाइस्ता खां पूना के लाल महल, कौन से महल, पूना के लाल महल में विश्राम कर रहा था रात्रि में, तभी घात लगाकर शिवाजी ने अचानक हमला कर दिया और इस हमले में शाइस्ता खां घायल हुआ। शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खां मारा गया। औरंगजेब, है ना, बहुत शाइस्ता खां से नाराज़ हुआ था। फिर इसके बाद शिवाजी ने जब शाइस्ता खां पर सफल हमला किया, फिर आगे चल कर के शिवाजी ने 1664 में बहुत बड़ी विजय, 1664 में बहुत बड़ा काम किया, बड़ा अभियान किया। कौन सा कार्य किया, 1664 में पहली बार मुगलों के अधीन सूरत को लूटा। 1664 में मुगलों पर के अधिकार में था गुजरात के सूरत को लूटा। बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र सूरत। 2 करोड़ रुपए शिवाजी को प्राप्त हुए थे इस सूरत लूट से, है ना। अभियान जारी रखने के लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है। तो 1664 में सूरत लूटा था। और मित्रों बता दूं आपको
कि उस समय सूरत में जो अंग्रेजी फैक्ट्री थी उसके प्रेसिडेंट थे कौन? जॉर्ज ऑक्सडेन। जब शिवाजी 1664 में सूरत लूटने जाते हैं उस समय सूरत के अंग्रेजी फैक्ट्री के प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज ऑक्सडेन। और शिवाजी ने अंग्रेजों की सूरत फैक्ट्री को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसी समय से यूजीसी में पूछा गया, सिविल में पूछा गया कि कौन शिवाजी को, घुमा कर पूछ देते हैं सवाल, शिवाजी को कौन से यूरोपीय थे जो सहायता देते थे, है ना, स्वाभाविक है। यहीं से शिवाजी और अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध बने थे। मित्रों बता दूं आपको, इसी जॉर्ज ऑक्सडेन का भाई था हेनरी ऑक्सडेन, जो शिवाजी के राज्याभिषेक के दौरान मौजूद रहेगा। कौन? अंग्रेज हेनरी ऑक्सडेन। इसी समय से अंग्रेजों से ठीक ठाक संबंध बन गए थे शिवाजी के, ठीक है। लेकिन ये कहीं नहीं उल्लेख मिलता कि सैनिक सहायता कोई भरपूर दी हो शिवाजी को। अंग्रेजों ने घुमाकर सवाल पूछा गया। जब सूरत लूट लिया तो औरंगजेब ने अपने योग्य मुगल सरदार मिर्जा राजा जय सिंह को नियुक्त किया शिवाजी के विरुद्ध और दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा, है ना। जनवरी 1665 में भेजा जय सिंह को। और जय सिंह के साथ साथ दिलेर खां के नेतृत्व में एक विशाल मुगल फौज भी दक्षिण भेजी गई। जय सिंह दक्षिण आया और एक एक करके शिवाजी के किलों पर अधिकार करना शुरू किया। अंततः 22 जून 1665 को जय सिंह ने शिवाजी को पुरंदर की संधि करने के लिए बाध्य कर दिया। पुरंदर की संधि, ठीक है। मराठों में 2 पुरंदर की संधियां हैं, बताऊंगा। एक प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान है। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच? मुगल सेनापति मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। छत्रपति की उपाधि तो तब धारण करेंगे ना जब स्वतंत्र राज्याभिषेक कराएंगे। इस संधि के दौरान एक विदेशी उपस्थित था। सवाल पूछा गया, मनुची इटली का यात्री था, है ना। और वो मुगल उत्तराधिकार युद्ध में दारा सिकों के तोपची के रूप में भी काम किया था। शिवाजी के राज्याभिषेक के पुरंदर की संधि के दौरान, राज्याभिषेक के दौरान कौन? हेनरी ऑक्सडेन। 2 सवाल याद रखिए। यहाँ पर कौन मौजूद था? मनुची, इटली के यात्री, जिसका यात्रा विवरण कहलाता है स्टोरियो द मोगोर, मनोची, ठीक है। इस संधि के तहत क्या क्या इस संधि में बातें शामिल थी? पहली बात, शिवाजी के कुल 35 किलो में से 23 किले जिनकी आय 4 लाख हून वहाँ मुद्रा थी, रुपए के बराबर लगभग। शिवाजी के 35 किलो में से 4 लाख हून प्रतिवर्ष आय वाले 23 किले मुगलों को मिलेंगे और 12 किले साधारण आय वाले जिनकी 1 लाख हून प्रतिवर्ष आय थी वो शिवाजी के पास रहेंगे। दूसरी शर्त, दक्षिण में यदि मुगल सेना हमला करती है तो शिवाजी सहायता देंगे मुगलों को। तीसरी बात जो इसमें शामिल थी कि संधि की गारंटी के तौर पर, मुख्य बातें बता रहा हूँ, संधि की गारंटी के तौर पर शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में भेजा जाएगा, है ना। और संभाजी को मुगल दरबार में भेजा गया और मुगल दरबार में संभाजी को कितने का मनसब मिला था? 5000 का मनसब यानी ओहदा मुगल दरबार में, औरंगजेब के दरबार में मिला हुआ था, ठीक है। अब पुरंदर की संधि में एक शर्त बड़ी चालाकी से जय सिंह ने और जुड़वाई थी। और जय सिंह की जो योजना थी वो शिवाजी को तुरंत नेस्तनाबूद करने की योजना नहीं थी। वो शिवाजी से अच्छे संबंध बनाकर बीजापुर की शक्ति को तोड़ना चाहते थे और फिर बाद में उनकी योजना थी कि बाद में फिर शिवाजी को भी समझ लेंगे, है ना। इसी पर वो काम कर रहे थे, इसलिए इतनी रियायतें दी थी उन्होंने। और एक शर्त जुड़वाई इसी योजना के तहत
कि बीजापुर राज्य से शिवाजी बालाघाट आदि कई क्षेत्र जीत सकते हैं। मुगल बुरा नहीं मानेंगे, कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इसके बदले 13 सालों में शिवाजी मुगलों को 40 लाख रुपए किस्त वाइज देते। बड़ी चालाकी से जय सिंह ने यह शर्त जुड़वाई थी। अरे भाई, उनका कहना था कि बीजापुर से पर हमला करेंगे शिवाजी कुछ क्षेत्र जीतने के लिए तो मुगल हस्तक्षेप नहीं करेंगे, है ना, और जीत सकते हैं शिवाजी। सीधी सी बात है, शिवाजी हमला करेंगे तो बीजापुर से शत्रुता होगी, दोनों लड़ेंगे, लाभ मुगल उठाएंगे। लेकिन शिवाजी बड़े चालाक थे, तत्काल इस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। तब जय सिंह ने उन्हें प्रेरित किया कि एक बार चल के औरंगजेब से, बादशाह औरंगजेब से मुलाकात कर लें, है ना। शिवाजी ने कहा, मेरे स्वाभिमान और जीवन की रक्षा की गारंटी आपको लेनी होगी, तब मैं औरंगजेब से मुलाकात करने चल सकता हूं। जब ये गारंटी जय सिंह ने ली तो फिर उस समय औरंगजेब आगरा में था, ठीक है। तो मुगल दरबार में पहुंचे आगरा। कब पहुंचे? 12 मई 1665 को आगरा पहुंचे। पीसीए से पूछा गया है शिवाजी की आगरा यात्रा का उद्देश्य क्या था। शिवाजी जो कुछ कर रहे थे उनके मस्तिष्क में एक ही बात थी, स्वराज की स्थापना, यानी स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना। स्वतंत्र मराठा राज्य को ही मराठी अभिलेखों में स्वराज की संज्ञा दी गई है ना। तो स्वराज की स्थापना के लिए जो किया, है ना, जो भी कदम उठाए वो स्वराज की स्थापना के लिए उठाए। इसी का एक पड़ाव था आगरा यात्रा। और जैसे नाटे थे तन के चलते थे शिवाजी, जैसे मुगल दरबार पहुंचे, ठीक है, औरंगजेब का जन्मदिन मनाया जा रहा था। वो तो महाराष्ट्र के भावी शासक के रूप में गए थे। जय सिंह ने बराबरी जैसा व्यवहार किया था, लेकिन औरंगजेब ने नज़र घुमा कर देखा, पर सूचना दी गई और तुरंत इशारा किया तृतीय श्रेणी के, 3rd ग्रेड के मनसबदारों की लाइन में खड़े होने का। महाराष्ट्र का भावी शासक, है ना, 3rd ग्रेड की लाइन में खड़ा हो, ये कैसे संभव है? तो नाराज हो गए शिवाजी और अपने पुत्र संभाजी को बुलाया और दरबार छोड़कर अपने पुत्र संभाजी के पास बाहर चले आए। लेकिन जय सिंह के पुत्र राम सिंह की अभिरक्षा में, देख रेख में शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी को आगरा स्थित जयपुर भवन में नज़रबंद कर लिया गया। आपने खूब कहानी पढ़ी होगी कि आगरा स्थित जयपुर भवन से किस तरह मुगल कैद से भागने में सफल रहे थे, मिठाई के टोकरों में छिपकर, और दिसंबर 1666 में अपने देश महाराष्ट्र पहुंच गए थे। और 1668 में औरंगजेब ने शिवाजी से संधि की, समझौता किया। हार गया औरंगजेब। 1668 में औरंगजेब ने शिवाजी से समझौता किया और इसी समझौते के तहत औरंगजेब ने शिवाजी को राजा की उपाधि दी। जबकि इसके पहले क्या कहता था? पहाड़ी चूहा कहता था। उसी औरंगजेब ने 1668 में शिवाजी को राजा की उपाधि दी समझौते के तहत, और शिवाजी के पुत्र संभाजी को बरार की जागीर प्रदान की। इस समझौते के बाद 2 ही साल तक शांति बनी रही। 2 साल का मतलब समझ रहे हैं? 1670 ईस्वी तक। और 2 साल शांति बनी रहने के बाद 1670 ईस्वी में पुनः संघर्ष, पुरंदर की संधि का उल्लंघन कर शिवाजी ने दोबारा मुगलों के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया और पुनः दोबारा सूरत को लूटा। कब? 1670 में 66 लाख रुपए इस बार मिले। इस बार भी अंग्रेजी फैक्ट्री से छेड़छाड़ नहीं की, ठीक है, अंग्रेजों से संबंध प्रगाढ़ रहे। और इसके बाद 1670 ईस्वी में
पहली बार शिवाजी ने मुगलों के अधीन प्रदेश खानदेश से चौथ नामक कर वसूला। बताऊंगा कल प्रशासन जब पढ़ाऊंगा। कौन सा कर? चौथ नामक कर वसूला। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि शिवाजी ने सर्वप्रथम चौथ कहाँ से वसूला? मुगलों के अधीन खानदेश प्रदेश से वसूला। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भारतीय इतिहास में चौथ वसूली का पहला उदाहरण कौन सा मिलता है? दमन के, है ना, रामनगर के राजा द्वारा दमन की पुर्तगाली प्रजा से चौथ वसूलने का उदाहरण पहला उदाहरण माना जाता है। रामनगर के राजा द्वारा दमन की पुर्तगाली प्रजा से चौथ वसूलने का उदाहरण पहला उदाहरण माना जाता है। चौथ उस राज्य की वार्षिक आय का 1/4 होता था, 25% होता था, जिस पर मराठे हमला करते थे। और यदि ये एनुअल इनकम का 25% देना स्वीकार कर लेता था, एक्सेप्ट कर लेता था वो राज्य, तो बदले में सुरक्षा की गारंटी भी देते थे मराठे उसको। तो शिवाजी ने पहली बार खानदेश से चौथ वसूला। इसके बाद औरंगजेब द्वारा भेजे गए किसी भी मुगल सेनापति को सफलता नहीं मिली शिवाजी पर अंकुश लगाने में। अंततः शिवाजी 16 जून 1674 ईस्वी को 16 जून 1674 ईस्वी को रायगढ़ में अपना स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना करने और अपना राज्याभिषेक कराने में सफल रहते हैं। ठीक है, अपना राज्याभिषेक 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने कराया। स्वाधीन मराठा राज्य के शासक के रूप में कहाँ कराया? रायगढ़ में कराया। ठीक है, उनकी राजधानी क्या बनी? रायगढ़ बनी। उनका राष्ट्रीय ध्वज क्या बना? शिवाजी का भगवा बना। शिवाजी की राजभाषा क्या बनी? मराठी बनी। ठीक है, उन्होंने मराठी भाषा की एक शासकीय शब्दावली तैयार कराई। राज व्यवहार कोश, ये क्या है? मराठी भाषा की शासकीय शब्दावली जो शिवाजी ने तैयार कराई। और किसके द्वारा तैयार कराई? पंडित रघुनाथ पंत हनुमंते द्वारा। ठीक है, तो अगर घुमाकर सवाल पूछा जाए मराठी भाषा को शासकीय भाषा का दर्जा सर्वप्रथम किसने दिया, तो शिवाजी ने दिया। और आपने देखा राज्याभिषेक शिवाजी का किसने किया था? काशी के विद्वान ब्राह्मण विशेश्वर दास जी गंगा भट्ट ने राज्याभिषेक वैदिक विधि से किया था, वैदिक मंत्रोच्चार से किया था। और इनकी पुस्तक कौन सी है? विशेश्वर दास जी की बड़ी फेमस पुस्तक है कायस्थ धर्म प्रतीप। इन्होंने वैदिक रीत से रायगढ़ में शिवाजी का राज्याभिषेक किया था। शिवाजी को सिसोदिया वंश से संबंधित घोषित किया था, है ना। राज्याभिषेक के समय कौन विदेशी उपस्थित था? अंग्रेज हेनरी ऑक्सडेन उपस्थित था। और शिवाजी इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति राजा, मराठा राजा को क्या कहते हैं? छत्रपति की उपाधि धारण करने के साथ साथ कितनी उपाधियां? हैंदव धर्मोद्धारक, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक नामक उपाधियां भी धारण की थी। ऐसा लगता है कि जैसे शिवाजी धार्मिक भेदभाव की नीति अपनाते रहे हो, ऐसा कतई नहीं है। ध्यान रखिए, शिवाजी ने कभी भी धार्मिक भेदभाव नहीं अपनाया, धार्मिक विभेद की नीति नहीं अपनाई।
यही रीजन है कि कट्टर मुस्लिम इतिहासकार है खाफी खां, जो औरंगजेब के समय का इतिहास लिखता है, मुंतखब उल लुबाव उसकी पुस्तक है। कट्टर मुस्लिम लेखक खाफी खां भी शिवाजी की धार्मिक नीति की प्रशंसा करता है। ठीक है, और इसी राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने श्री शिवा छत्रपति नाम वाले सिक्के भी जारी किए थे। श्री शिवा छत्रपति नाम वाले सिक्के भी जारी किए थे। और इस राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया था। तो ये माना गया कि इस राज्याभिषेक का मुहूर्त ठीक नहीं था, इसीलिए दोबारा शिवाजी का राज्याभिषेक तांत्रिक विधि से, 2 बार राज्याभिषेक हुआ, तांत्रिक विधि से। एक तांत्रिक निश्चलपुरी गोस्वामी ने किया था। कहाँ किया था दोबारा राज्याभिषेक? ये दोबारा राज्याभिषेक पुरंदर के किले में किया था। ठीक है, तो मित्रों आपने देखा कि किस प्रकार शिवाजी के नेतृत्व में मराठे मजबूत होते हैं और स्वाधीन मराठा राज्य की स्थापना करने में सफल रहते हैं। और मराठा शक्ति आगे चलकर दक्षिण के साथ साथ उत्तर में यह भी अपना परचम लहराएगी, है ना। मराठों की भारतीय इतिहास में मराठों का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। 17वीं सदी के मध्य में अपने उदय से लेकर के, है ना, 18वीं सदी के अंत तक पूरे भारतीय इतिहास को, है ना, प्रभावित किया मराठों ने। और आप जानते हैं कि उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय मराठे ही, जब मुगल राज साम्राज्य बिखर रहा था, तो उस दौर में मराठे ही भारत की सत्ता के विकल्प के रूप में उभर कर सामने आए थे। यानी संपूर्ण मुगल भारत पर अपना लगभग नियंत्रण कायम करने में मराठे सफल रहे थे। इसीलिए कहा जाता है कि अंग्रेज़ों ने भारत की सत्ता मुगलों से नहीं बल्कि मराठों से प्राप्त की। ठीक है, तो मित्रों ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। और कल दूसरे भाग में शिवाजी की उपलब्धियों के दूसरे भाग में शिवाजी की प्रशासनिक व्यवस्था पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे। और इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।